हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक में आपका स्वागत है। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मैंने अब तक आपसे ये डिस्कस किया था कि ये होता क्या है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने टाइप्स के होते हैं। मैंने आपको बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जिस भी मटेरियल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिस आपके ज्योमेट्री का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा होगा उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट ज्योमेट्री के मोमेंट ऑफ इनर्शियास के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और इसके जो दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस, इनके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है उसको देखने की कोशिश करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इसका जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन होता है और इसकी बेसिक फिजिकल मीनिंग क्या होती है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके मैथमेटिकल डेफिनेशन के बारे में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी प्लेन फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन फिगर, और मैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं बिकॉज इन इंजीनियरिंग सेक्शंस वी मोस्टली यूज एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो हम लोग एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर ज्यादातर फोकस करेंगे। तो ये हमारा एक कोई शेप है और इस शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे डिफाइन करना है। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिफाइंड होता है वो किसी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में। अगर मान लीजिए इस पूरे सिस्टम का इस वाले एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना हो, ये वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में अब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो हमने क्या किया कि इस बॉडी के अंदर एक स्ट्रिप कंसिडर किया, ये जिसका एरिया मान लीजिए डीए हो, यानी ये स्ट्रिप जो कंसिडर किया इसका एरिया कितना लिख लूं मैं? डीए। एरिया कितना? डीए। और ये जो स्ट्रिप आपने कंसिडर किया यहां से लेकर के और अपने इस एक्सिस, जिस एक्सिस पर आपको कैलकुलेट करनी है, इस एक्सिस तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? एक्स। तो अगर आप वाई एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर लिखोगे, वाई एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? डी ए स्ट्रिप का एरिया इंटू में एक्स का स्क्वायर। और पूरी ज्योमेट्री के लिए चाहिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया केवल स्ट्रिप का आया। अगर पूरे ज्योमेट्री के लिए चाहिए तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा ओवरऑल एरिया, पूरे एरिया पर इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये आई वाई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आ जाएगा वाई एक्सिस के अबाउट। अगर इसी चीज को एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना हो, सो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये कितनी हो जाएगी वैल्यू? तो स्ट्रिप डी ए और इस स्ट्रिप का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लेंगे तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कितनी हो जाएगी? वाई। तो यहां पे लिख दिया वाई का स्क्वायर। और पूरी बॉडी के लिए, क्योंकि ये जो है वो केवल स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे ओवरऑल एरिया, पूरे एरिया पर इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हमें दे देगा किसके लिए? एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। अगर मुझे जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में चाहिए, सपोज दैट यहाँ जेड एक्सिस है जो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है, यहाँ जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में चाहिए होता तो आई जेड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखते हैं? स्ट्रिप डी ए और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जेड एक्सिस से लिखा जाता। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जेड एक्सिस से कितना है यहाँ पे? आर। आपको दिख रहा होगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जेड एक्सिस से कितना है? आर है। तो यहाँ पे कितना लिख लेते हैं? आर का स्क्वायर। ये स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ जेड एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अबाउट। लेकिन अगर मुझे पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो फिर इसको इंटीग्रेट कर देता पूरे एरिया के लिए। लिमिट देख लेंगे, जो भी उस रेगुलर ज्योमेट्री की लिमिट होगी वो लिमिट पुट कर देंगे तो जेड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो ये बेसिक मैथमेटिकल डेरिवेशन, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हो गए, डेफिनेशन हो गए इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। ओके, नाउ अब हम ये बात करते हैं कि इसमें डिफरेंट ज्योमेट्री का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कैसे करते हैं। अलग अलग ज्योमेट्री का, जैसे रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ट्रायंगुलर सेक्शन है। तो बिफोर कैलकुलेशन ऑफ दैट ज्योमेट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दो थ्योरम जो काफी इंपॉर्टेंट है, पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि पूरे आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस टॉपिक के अंदर केवल दो ही चीज है, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दूसरा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो इन थ्योरम के बारे में जरा बात करते हैं। आइए समझते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम डिस्कस करने जा रहा हूं, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में जरा समझते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? जैसे मान लीजिए कि ये आपकी कोई बॉडी हो गई, ये आपकी कोई बॉडी हो गई और इस बॉडी का ये सीजी पॉइंट है। इस बॉडी का क्या है? ये सीजी पॉइंट, इसको लिख दिया सीजी पॉइंट। तो इस सीजी पॉइंट से अगर कोई एक्सिस पास कर रही हो, सीजी पॉइंट से कोई एक्सिस अगर पास कर रही हो, सो इस एक्सिस पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे आई सी जी, या इसी को और लिखते हैं आई जी, आई सी जी लिख लें या आई जी लिख लें।
तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इस एक्सिस के पैरेलल में कोई भी एक्सिस आप कंसिडर कर ले, वो एक्सिस इन द बॉडी हो या आउटसाइड बॉडी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो एक्सिस इसके पैरेलल होना चाहिए। तो अगर मैंने यहां पे कोई एक्सिस ले लिया जिसको लिख लिया ए बी एक्सिस, तो इस एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी वो हो जाएगी आई ए बी, और इस आई ए बी की जो वैल्यू होगी, आई ए बी की वैल्यू वो फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम कितनी होगी, तो वो होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सीजी एक्सिस, सीजी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस में एरिया, कौन सा एरिया, टोटल एरिया, ये टोटल एरिया जो बॉडी की टोटल एरिया है, ये टोटल एरिया, और इनटू में हाइट का स्क्वायर। अब ये हाइट डिस्टेंस h कौन सी होगी, तो ये h होगा इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। ये जो दो एक्सिस हैं, जो दोनों एक्सिस के बीच में, जिसके बीच में आप पैरेलल एक्सिस लगा रहे हो, उन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम का बेसिक रिजल्ट। अब ये रिजल्ट जो हुआ, ये कब लगेगा कब नहीं लगेगा, इसकी क्या लिमिटेशंस होगी और ये कैसे आता है, इसकी जरा बात करते हैं। तो आइए समझते हैं इस रिजल्ट के बारे में। जैसे मान लो कि आपका ये एक बॉडी हो गया, ये एक आर्बिट्ररी कोई हमने बॉडी कंसीडर कर लिया। अब इस बॉडी का ये सीजी पॉइंट है, इस बॉडी का क्या है, ये सीजी पॉइंट है। सपोज दैट कि इसके सीजी से ये एक्सिस पास कर रहा है, ये एक्सिस कहां से पास कर रहा है, इसके सीजी से। तो इसके सीजी से ये एक्सिस पास कर रहा है, तो इस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिख लेंगे, आई जी। अगर इस आई जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस कॉन्सेप्ट के बेस पर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर एक स्ट्रिप कंसिडर करेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, एक स्ट्रिप कंसिडर करेंगे। तो सपोज ये एक स्ट्रिप कंसिडर कर लिया, ये एक स्ट्रिप कंसिडर, स्ट्रिप की ये जो थिकनेस होगी, ये थिकनेस हो गई dy, और ये स्ट्रिप जो है वो यहां से y डिस्टेंस पर लिखा है। ये कितने डिस्टेंस पे लिखा है, y डिस्टेंस पे। तो इस स्ट्रिप की एरिया कुछ ना कुछ होगी। अगर इस स्ट्रिप की एरिया लिख लो तो ये कुछ ना कुछ होगा ना, स्ट्रिप का एरिया dA। तो स्ट्रिप का एरिया dA हो गया। अब IG की जो वैल्यू आप लिखोगे फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट, तो बेसिक कॉन्सेप्ट से IG का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्ट्रिप का एरिया dA इंटू ये स्ट्रिप का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है, y। तो इस पर y का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन ये किसका आया, केवल स्ट्रिप का आया, तो ये केवल स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब अगर मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया इस पूरे एरिया के लिए, इस पूरी एरिया के लिए, है ना, होल एरिया के लिए, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देगा किसके अबाउट, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देगा पूरे एरिया का किसके अबाउट, सीजी के अबाउट। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया सीजी के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, नाउ आगे देखते हैं। अब अगर कोई एक्सिस यहां पे है, ये एक्सिस है आपका, ये मान लीजिए ए और इसको बी कह लिया, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे किसके अबाउट आ जाएगा, आई ए बी के अबाउट। तो आई ए बी के अबाउट अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हो तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा वो देखते हैं। अब इस स्ट्रिप से ये डिस्टेंस कितना है, y, और सपोज मान लो कि इन दोनों एक्सिस के बीच का ये डिस्टेंस है h, इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है, h। तो अगर इस वाले एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा, तो लेट सपोज मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं जानता, तो फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज करूंगा, और मैं लिखूंगा स्ट्रिप की एरिया dA और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहां से यहां तक वो स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, h प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट कर दिया पूरे एरिया पे, तो ये आ जाएगा इस वाले के रेस्पेक्ट में। क्लियर है। अब आगे इसको प्रोसीड करते हैं, जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट हमें मिलता है। तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे आगे, तो ये आपका आ जाएगा इंटीग्रल होल एरिया dA और इनटू ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको आप ब्रेक कर देंगे, तो ये आ जाएगा h स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2hy प्लस में 2hy, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसको और थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल dA h स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2hy, इंटीग्रल को अलग अलग करता हूं मैं, इस इंटीग्रेशन h स्क्वायर के साथ, y स्क्वायर के साथ और 2hy के साथ। तो यहाँ पे IAB का जो रिजल्ट है, IAB इज इक्वल टू ये आ जाएगा इंटीग्रल पूरा होल एरिया A इंटू dA इंटू h स्क्वायर प्लस इंटीग्रल होल एरिया dA इंटू वाई स्क्वायर प्लस इंटीग्रल dA इंटू
2hy, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस पर ब्रेक कर लिया मैंने, अलग अलग इंटीग्रेशन को कर दिया। अब आगे जब वैल्यू आप लिखेंगे यहां पे तो देखो h तो कांस्टेंट है, इस ज्योमेट्री में देखते हैं यहां पर h जो आपका ये हाइट है ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, तो यहां से इंटीग्रेशन से कांस्टेंट बाहर, तो h स्क्वायर बाहर आ गया, और dA का पूरे एरिया पर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा a, dA का इंटीग्रेशन a प्लस यहां पे इस टर्म को देखते हैं dA इंटू वाई स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा इस टर्म को कि ये टर्म जो है आपका वो ये है क्या dA इंटू वाई स्क्वायर, यानी ये टर्म बेसिकली क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रेस्पेक्ट टू किस वाले एक्सिस के साथ, ये आ गया CG वाले एक्सिस के साथ। तो मैं इस वाले पूरे क्वांटिटी को, इस पूरे टर्म को, ये जो आपको टर्म यहां से दिख रहा है ये, इस पूरे टर्म को यहां पे क्या लिख सकता हूं IG, ये लिख सकता हूं IG प्लस, आगे देखते हैं प्लस यहां पे इसमें 2h कांस्टेंट है, 2h क्या है कांस्टेंट है, तो 2h को बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन के अंदर होल एरिया के ऊपर क्या बचा dA इंटू वाई। अब जरा समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट मैं अब यहां बताने जा रहा हूं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, जो कि अक्सर बच्चे गलती करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने में। ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसंट्रेट करेंगे इस पिक्चर के ऊपर, इस ज्योमेट्री के ऊपर। सपोज दैट कि इस पिक्चर की आपको CG नहीं पता, जो यहां पे CG मैंने दिखा दिया कि ये इसका CG पॉइंट है, अगर आपको CG नहीं मालूम है तो आप CG का इक्वेशन लगा के कैलकुलेट करोगे। तो CG कैसे कैलकुलेट करते हैं, सपोज मुझे y बार कैलकुलेट करना है, y बार का मतलब x एक्सिस से डिस्टेंस CG की कहां पे होगी वो कैलकुलेट करना है, तो ये x एक्सिस से CG का जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये CG वाले टॉपिक पे जाकर के आप पढ़ लेना, CG वाले वीडियो में आप जाकर के देख सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो। CG हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटीग्रल ऑफ dA इंटू वाई डिवाइडेड बाई होल एरिया A, ये रिलेशन लगाते हैं। इसको आप अगर विदाउट इंटीग्रेशन के टर्म में लिखेंगे तो y बार इक्वल टू, ये इक्वेशन आप यूज करते हो बेसिकली, ज्यादातर यही यूज करते हैं, a1y1 प्लस a2y2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2, ये यूज करते हो आप। तो ये और ये सेम ही तो है, यहां पे आपने क्या किया, अलग अलग स्ट्रिप का एरिया मोमेंट ले लिया, एरिया इंटू डिस्टेंस सबको ऐड कर दिया। यहां भी मैंने एरिया इंटू डिस्टेंस ही लिया है, एरिया इंटू डिस्टेंस, और जो आप सबको लेकर के ऐड करोगे तो उसी ऐड को हमने इंटीग्रेशन से दिखा दिया, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समेशन। इंटीग्रेशन का मतलब समेशन, आप लिमिट, लोअर लिमिट से हायर लिमिट तक अगर इंटीग्रेट करते हैं, यानी लोअर लिमिट से लेकर के हायर लिमिट तक जितने भी स्ट्रिप होंगे उन सारे स्ट्रिप का ये कैलकुलेट करके एरिया मोमेंट सबको आपने ऐड कर दिया, यही तो मीनिंग होता है इसका, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब जरा आप देखना, लेट्स सपोज कि हमारी ये ज्योमेट्री में, जैसे मैं एक पिक्चर के थ्रू ये दिखाना चाहता हूं कि अगर ये हमारी ज्योमेट्री हो रही है, ठीक है, और ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, और CG यहां पे है CG, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या दे देगा, y बार दे देगा, यही है ना y बार, और इसी y बार को कैलकुलेट करते हैं कैसे, इंटीग्रल ऑफ dA इंटू वाई डिवाइडेड बाई होल एरिया A। लेकिन बॉस जरा मुझे बताना, अगर ये x एक्सिस इसी से पास कर जाए, अगर ये x एक्सिस इसी से पास कर जाए, यही एक्सेस हो जाए, तो अब इसी पॉइंट का इसी एक्सिस से डिस्टेंस जो हो जाएगा वो y बार कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ये जो एक्सिस यहां था, अगर ये एक्सिस यहां से उठ करके यहां आ जाता तो ये y बार की वैल्यू कितनी आ जाती, 0 हो जाती। तो हमारा एक्सिस अगर CG से ही पास कर गया तो y बार का वैल्यू कितना, 0। क्लियर है? तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट था कि y बार का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस लाइन का मीनिंग क्या आता है वो समझते हैं, इस लाइन का मीनिंग क्या आता है वो समझते हैं। चलिए, इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि अगर इस पिक्चर में आप y बार लिखते हो इंटीग्रल ऑफ dA इंटू वाई डिवाइडेड बाई a, और अगर आपकी एक्सिस CG से ही पास कर जाए तो ये y बार 0, तो अगर y बार 0 हो गया तो एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा ये टर्म कितना हो जाएगा, 0, यानी इंटीग्रल ऑफ dA इंटू वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
आ जाएगा ना ये। तो मैंने लेट सपोज आपसे ये कह दिया कि ये जो IG है, ये जो IG है ये कहां से पास कर रहा है, CG से पास कर रहा है, तभी तो इसको आपने IG लिखा है। तो अगर ये CG से पास कर रहा है और इसको आपने IG लिखा है, तो फ्रेंड्स जरा ये बताना आप कि क्या ये वैल्यू 0 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू क्या 0 हो जाएगी? और अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो बेसिक इक्वेशन बचेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो बेसिक इक्वेशन आपका बचेगा, वो इक्वेशन कितना होगा? वो इक्वेशन आपका बचेगा IAB इक्वल टू IG प्लस में AH स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो ये आपका बेसिक इक्वेशन आ गया किसका? पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन दोनों एक्सिस में से एक एक्सिस ये वाला CG से पास होना चाहिए, मस्ट है। अगर ये CG से पास नहीं होगा देन उस केस में ये टर्म 0 नहीं होगा, और अगर ये टर्म 0 नहीं होगा तो फिर आप इन दोनों के समेशन को इसके बराबर कैसे कर पाओगे? तो ये 0 होगा, इसका मतलब कि ये CG से पास कर गया। यानी पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम अप्लाई तभी कर पाएंगे, ये लिमिटेशन हो गया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन हम तभी कर पाएंगे जब दो में से एक एक्सिस कहां से पास करता हो? CG से पास करता हो। तो इसीलिए ये इस तरीके से ना लिख करके पैरेलल एक्सिस थ्योरम की रिजल्ट जो है हम ऐसे लिखते हैं कि आई एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, किसी भी एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पैरेलल हो, है ना, एनी एक्सिस जो पैरेलल हो, ठीक है, वो बराबर होता है आई CG पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लस में AH स्क्वायर। ठीक है, यानी ये दोनों एक्सिस पैरेलल होने चाहिए और कोई भी एनी एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो CG का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस में AH स्क्वायर। अगर आपको CG वाला ही कैलकुलेट करना हो और कहीं दूसरे जगह का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है तो यहां से रिवर्स कर देंगे, इसको ला करके इसमें से माइनस कर देंगे। तो IG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई एनी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस में AH स्क्वायर, ये रिजल्ट यूज कर लेंगे। क्लियर है? तो आई होप आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझ में आ गया होगा और इसका एप्लीकेशन कब करते हैं वो आपको क्लियर हो गई होगी। एक छोटा सा पॉइंट्स के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे मान लो कि आपका ये एक ज्योमेट्री है, ठीक है, इसमें ये CG पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? CG पॉइंट है, और यहां से एक्सिस पास कर ले रहा है, इसको मैं 1 एक्सिस कह रहा हूं, 1, और दूसरी एक्सिस कोई है जो यहां से पास कर रही है, इसको 2 कह रहा हूं, तीसरा एक्सिस कोई है जो यहां से पास कर रहा है, इसको 3 कह रहा हूं। अब जरा मैं इक्वेशन यहां पे लिखता हूं, आप बताना कौन सा इक्वेशन सही है। I2 इज इक्वल टू I1 प्लस AH1 का स्क्वायर, ये यहां से यहां तक की बीच की डिस्टेंस है H1, और लेट सपोज कि यहां से यहां तक की बीच की जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई H2, ठीक है, और ये पूरा डिस्टेंस इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस हो गया H3। एक इक्वेशन लिख लिया I2 इज इक्वल टू I1 प्लस AH1 स्क्वायर, दूसरा इक्वेशन लिख लिया I2 इज इक्वल टू I3 प्लस AH3 का स्क्वायर, तीसरा इक्वेशन लिख लिया I3 इज इक्वल टू I1 प्लस H2 का स्क्वायर। जरा मुझे बताना इसमें कौन सा इक्वेशन सही है, कौन सा इक्वेशन सही है पैरेलल एक्सिस थ्योरम के रेस्पेक्ट में। तो अब हम देखते हैं कौन सा इक्वेशन सही है। जब आप पहले इक्वेशन की बात करेंगे, इसकी जब आप बात करोगे तो I2 इज इक्वल टू I1 प्लस AH स्क्वायर में, इसमें ये जो एक्सिस है ये CG से पास कर रहा है, 1 एक्सिस कहां से पास कर रहा है? CG से, तो ये CG से एक्सिस पास कर रहा है, और I2 क्या है? इसके पैरेलल में है, I2 क्या है? इसके पैरेलल में है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? H1 है। तो सर ये रिजल्ट आपका सही है, ये रिजल्ट क्या है? सही है। नेक्स्ट रिजल्ट I2 इज इक्वल टू I3 प्लस AH3 का स्क्वायर देखते हैं, इसमें I3 कहां से पास कर रहा है? यहां से, और I2 कहां पे है? यहां पे है। सर I2 और I3 में नो एनी वन ऑफ दीज टू एक्सिस पासिंग थ्रू CG, इनमें से कोई भी एक्सिस CG से पास नहीं कर रहा है। तो अगर कोई भी एक्सिस CG से पास नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि ये इक्वेशन नहीं लगा सकते आप। क्लियर है क्या? इसमें बात करते हैं। I3 इज इक्वल टू I1 प्लस AH2 का स्क्वायर, I1 और I3 को देखते हैं। I1 क्या है? CG से पास कर रहा है,
I3 ये यहां पे है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई H2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी H2। सबसे पहला तो देखेंगे यही I1 पास कर रहा है या CG से, नहीं तो CG से पास कर रहा है, तो ये CG इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक और इक्वेशन में लिखता हूं और आप जरा बताना, अगर मैंने इक्वेशन ऐसा लिख दिया I1 इज इक्वल टू I3 प्लस AH2 का स्क्वायर, क्या ये सही है, क्या ये सही है, नहीं ये सही नहीं है। अब कैसे, जरा देखना सर, इसमें तो ये एक्सिस CG से पास कर रहा है और ये कोई भी एक एनी एक्सिस हो गया, एनी एक्सिस पैरेलल टू CG एक्सिस, पैरेलल टू CG एक्सिस, तो ये CG एक्सिस भी है और ये कोई दूसरा एक्सिस है जो पैरेलल भी है, लेकिन फिर भी ये इक्वेशन सही नहीं है, बिकॉज जो CG वाला एक्सिस होता है उसमें ऐड करते हैं एरिया इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो किसी दूसरे पैरेलल एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको चीजें कैलकुलेट होती हैं। क्लियर है, आई होप आपको यहां से क्लियर हो गया होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है और उसकी एप्लीकेशन क्या होती है, उसकी लिमिटेशंस क्या होती है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है, अब हम बात करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या होता है कि अगर ये आपका एक बॉडी है और इसमें ये आपका CG पॉइंट है, इस CG पॉइंट से मैंने एक्सिस बना दिए, एक एक्सिस बना दिया इधर एक्स एक्सिस, दूसरा एक्सिस बना दिया इधर वाई एक्सिस। अब अगर इस बॉडी की मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करनी होगी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं क्या करूंगा कि कहीं कोई स्ट्रिप ले लूंगा। तो जैसे मान लीजिए कि यहां पे कोई पॉइंट कंसिडर कर लिया और इसकी एरिया लिख ली कितनी, DA। अब यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो जाएगा y, और अगर आप यहां से यहां तक के डिस्टेंस की बात करेंगे, ये डिस्टेंस हो जाएगा x। तो मुझे अगर आई वाई के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, DA इंटू में x का स्क्वायर, ये स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, और इसी को इंटीग्रेट कर दूं पूरे एरिया पर तो y एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अगर मुझे x एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो इंटीग्रल होल एरिया DA और इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से देखेंगे उस पॉइंट का, उस स्ट्रिप का, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से कितना है y, तो यहां पे कितना लिख लेंगे y का स्क्वायर, तो ये x एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकल गया। सर सेम चीज अगर मुझे z एक्सिस के रेस्पेक्ट में चाहिए होता, यहां पे z एक्सिस अगर मैं दिखा दूं तो z एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आप लिखोगे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये वाली हो जाएगी। यहां पे z एक्सिस में दिखा दूं तो z एक्सिस के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली। अब इस डिस्टेंस को मैंने लिख लिया r, इसको कितना लिख लिया r। तो अगर मैं यहां पे z एक्सिस के रेस्पेक्ट में लिखता हूं, z एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो z एक्सिस के रेस्पेक्ट में आई जेड पर लिखूंगा तो ये क्या लिखूंगा, इंटीग्रल होल एरिया के ऊपर इंटीग्रेशन होगा DA इंटू आर का स्क्वायर। क्लियर है, अब आगे समझते हैं। अब अगर यहां पे आप एक चीज देखना, ये जो आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा होगा, मैं इस ट्रायंगल को यहां पे जूम करके दिखा दे रहा हूं। ये ट्रायंगल जो आप यहां पे देख रहे हैं, इस ट्रायंगल में ये नीचे वाली डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी x, तो नीचे वाली डिस्टेंस x, ये वर्टिकल हाइट जो है ये वाली हो जाएगी y, और ये डिस्टेंस जो ये हाइपोटेनस के फॉर्म में दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा r, यही है डिस्टेंस। और एक्सिस की जो पॉइंट है जहां से एक्सिस पास कर रहा है, ये वो CG पॉइंट है जहां से एक्सिस पास कर रहा है, ये आपके हो गए y एक्सिस, ठीक है, और इधर आपके हो गए x एक्सिस, ये आपकी हो गई x एक्सिस, और जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है यहाँ पे वो कौन सा एक्सिस हो गया, z एक्सिस हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस ट्रायंगल में आप देखना, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उससे आप लिख सकते हो r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप यहाँ पे r स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो इस वैल्यू को इसमें अगर आप पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रल a DA इंटू आर स्क्वायर की जगह पे वो वैल्यू लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर। अगर ये इंटीग्रेशन आप ब्रेक कर दें, अलग अलग कर दें, इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करके अलग अलग कर दें तो फॉर्मेट क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन ब्रेक हो जाएगा, तो इंटीग्रल a DA इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल a DA इंटू वाई स्क्वायर। अब आप अगर देख सको तो ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है ये वाला, ये पूरा रिजल्ट किसका है,
आई वाई का, और ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है ये रिजल्ट कितना है आई एक्स का। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे आई एक्स प्लस आई वाई, एक हो गया आई एक्स और दूसरा हो गया आई वाई, इधर वाला आई एक्स और ये वाला आई वाई। तो फाइनली आप जो आई जेड लेकर के चले थे, जेड एक्सिस वाली जो आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये किसके बराबर आ गई, आई एक्स प्लस आई वाई। तो ये थी आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब इस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं और इसकी लिमिटेशन समझते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बेसिकली कहता क्या है कि किसी भी एक बॉडी का जो दो प्लेनर एक्सिस होंगे, उसके प्लेन के जो दो एक्सिस होंगे, उस दोनों प्लेन के दोनों जो एक्सिस होंगे उसके जो प्लेन के अंदर है उनके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिखोगे, यानी इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों प्लेन में अवेलेबल मौजूद आपके एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम बराबर होगा जो परपेंडिकुलर आपका एक्सिस है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर। क्लियर है? ये थी आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? अगर सपोज दैट आप ये देखना कि मान लो आपका ये बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी में यहां से आपका ये एक्स एक्सिस पास कर रहा है और यहां से ये वाई एक्सिस पास कर रहा है। आपने यहां पे कहीं पॉइंट मान रखा है, ये पॉइंट मान रखा है स्ट्रिप का, तो ये वाली डिस्टेंस आपकी y हो गई, इधर वाली डिस्टेंस आपकी x हो गई और ये वाली डिस्टेंस r हो गई। तो ये जो डिस्टेंस ऊपर वाली है उसी को आपने नीचे लेकर के आ गए यहाँ पे, यानी इसको कह दिया x, इसको कह दिया y और इसको कह दिया r। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आपने r स्क्वायर इज इक्वल टू कन्वर्ट कर दिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर में। सपोज मैं ये कह रहा हूं कि जेड एक्सिस जो है वो यहां से पास ना करके कहीं यहां से पास कर रहा है जेड एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस यहां से पास कर गया, वहां से पास कर गया, लेकिन जेड एक्सिस यहां है, यहां पे है जेड एक्सिस। तो क्या इस वाले जेड एक्सिस पर भी आई एक्स प्लस आई वाई का सम बराबर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर जेड एक्सिस यहां ले लोगे तो आर तो यहां से यहां तक हो जाएगा ना, आर जो होगा वो तो यहां से यहां तक हो जाएगा। तो क्या इस केस में इस आर के लिए पूरा आर यहां से यहां तक आपने ले लिया, इस आर के लिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सम बराबर होगा क्या? नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? नहीं होगा। तो अब यहां पे लिमिटेशन क्या मिला, यहां पे कंडीशन क्या मिली कि सर तीन एक्सिस, तीन में से दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। लेकिन कब? जब तीनों के तीनों एक्सिस जो होंगे वो कंकरेंट होंगे। कंकरेंट का मतलब तीनों एक्सिस एक ही पॉइंट पर मिलेंगे तब। यानी अगर एक्स एक्सिस यहां है और वाई एक्सिस यहां है तो डेफिनेटली जेड एक्सिस भी यही होगा। तो ऐसे कंडीशन में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर हो जाएगा इसके, यानी यहां पे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में, आई एक्स आई वाई ये बराबर हो जाएगा किसके? आई जेड के। क्लियर है? एक और पॉइंट, जो आपका परपेंडिकुलर एक्सिस होता है, जो प्लेन के परपेंडिकुलर में एक्सिस होते हैं, यानी यहां पे जो जेड एक्सिस आप देख रहे हो, इस परपेंडिकुलर एक्सिस को स्पेशल एक नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं पोलर एक्सिस, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, किसी भी ज्योमेट्री में, कोई भी ज्योमेट्री आपका हो, उस ज्योमेट्री में उसके प्लेन पर जो परपेंडिकुलर वाली एक्सिस होती है तो उस वाले एक्सिस को बोलते हैं पोलर एक्सिस, और उसके रेस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट होती है उसको बोलते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, आई होप आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये दोनों क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं अलग अलग ज्योमेट्री का कैलकुलेशन देखूंगा कि रेक्टेंगुलर सेक्शन का, ट्रायंगुलर सेक्शन का, सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में।